हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। फाइनली यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 30 जुलाई से लेकर 28 अगस्त के बीच रखी गई है। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो इंडियन रेलवे को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, जब आप इंडियन रेलवे में अपनी पोस्ट पा सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट की, तो 7,934 सीट्स आपके लिए निकाली गई है एज ए जूनियर इंजीनियरिंग। जूनियर इंजीनियरिंग आपके पास चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, तीनों के लिए यहाँ पर टोटल सीट्स कितनी रहने वाली है? आपके पास 7,934 सीट्स रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल था क्या सर एग्जाम पैटर्न इसका चेंज किया जाएगा, जिस तरह से एसएससी जेईई ने अपना पैटर्न चेंज किया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने 2019 का आरआरबी जेईई का पेपर दिया होगा, तो बिल्कुल उसी वे में 2024 का भी आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। यहाँ पे जो आपका एग्जाम पैटर्न्स कंडक्ट करवाया जाएगा, वो आपका 3 स्टेजेस में कवर करवाया जाएगा। पहले स्टेज में आपको सीबीटी 1 देना होगा, सेकंड स्टेज में आपको सीबीटी 2 देना होगा, और थर्ड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस एंड आपका मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इन 3 स्टेजेस में ही आपका यहाँ पर पेपर्स कंडक्ट करवाए जाते हैं और आप आरआरबी में अपना सिलेक्शन इजीली ले सकते हैं। थोड़ा सा अगर देखते हैं कि सर जो इनके नोटिफिकेशंस में इन्होंने मेंशन किया है कि आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा रहने वाला है, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर आप यहाँ पे आरआरबी जेईई ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेज में आपका सीबीटी 1 होने वाला है, सेकंड स्टेज में आपका सर सीबीटी 2 होने वाला है, और थर्ड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस और मेडिकल एग्जामिनेशंस होने वाला है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हमारे लिए जो टास्क रहने वाला है वो सीबीटी फर्स्ट रहने वाला है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर सीबीटी फर्स्ट की, कि सर सीबीटी फर्स्ट आपके पास कितने मार्क्स का आता है और सीबीटी 2 कितने मार्क्स का आता है, तो थोड़ा सा वहां पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टेज फर्स्ट, यानी कि जो आपका सीबीटी 1 है, उसमें क्या है, ये कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट, ये सभी के लिए कॉमन है, जो कि आपका सीबीटी 1 है। सीबीटी 1 में आपके पास जो टोटल टाइम दिया जाएगा, आपके पास वो 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। 90 मिनट्स का मतलब होता है आपके पास 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उन 1.5 घंटे में आपको टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे? सर टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। बट यहाँ पे याद रखना कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के हैं, उनके लिए यहाँ पे जो टाइम्स दिया जाएगा वो 120 मिनट का दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर दिया जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से जैसे ही आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट आउट होता है, आप कट ऑफ पार कर पाते हैं, तभी आप सीबीटी 2 के लिए अपीयर हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके सीबीटी 1 की, कि सीबीटी 1 का जो आपका पेपर्स रहने वाला है, जिसमें हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। टाइम आपके पास यहाँ पर 1.5 घंटे का दिया जाएगा। तो इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर बेसिकली पूछे जाएंगे? अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले आपके पास मैथमेटिक्स रहेगा। मैथमेटिक्स के आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। क्लियर है? उसी तरह से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। उसी तरह से जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चंस हुए, आपके 100 मार्क्स के हुए। हर एक क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे कितने मार्क्स का है? सर 1 मार्क्स का है। एक बात ध्यान रखना कि जो भी यहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट मेंशन किया है, जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस हो गया, ये जो आपने स्टडी करना है, ये आपने 10th स्टैंडर्ड तक के लेवल क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं। अगर बात की जाए जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में बहुत से कॉमन सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा का आपका केमिकल फॉर्मूले का नाम बताइएगा, यानी कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आप ओल्ड पेपर देखोगे तो साइंस तो बहुत इजी सवाल होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपके पास जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होते हैं उसके सवाल टफ होते हैं, नहीं, वो भी बहुत इजी होते हैं। तो ये जो आपका पहला पड़ाव है, यानी कि जो स्टेज फर्स्ट है, इतने ज्यादा टफ क्वेश्चंस यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि सर हमें भी आरआरबी जेईई में अपना कैरियर बनाना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि सबसे पहले आप सीबीटी 1 को टारगेट करें। क्लियर है? सीबीटी 1 टारगेट करोगे, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तभी आप सीबीटी 2 के लिए अपीयर हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपको मेंशन हो गया है कि यहाँ पर आपके पास सीबीटी 1। एक लाइन यहाँ पे लिखी है, द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द अबव टेबल, कि जो भी आपका सेक्शन वाइज है वो आपको दिया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे। मिनिमम परसेंटेज मार्क्स एलिजिबिलिटी वेरियस कैटेगरी, और देखिएगा यहाँ पे आपको कम से कम मार्क्स आने चाहिए।
ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए 40%, ओबीसी कैटेगरी के लिए 30%, एससी कैटेगरी के लिए 30% और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 25% मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया, यानी कि आपका इतने मार्क्स को कम से कम आपके आने चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल सही। उसी तरह से हम बात करते हैं आपके सेकंड स्टेज, और सेकंड स्टेज की बात कब की जाएगी? जब आपका पहला स्टेज पार हो गया होगा। सेकंड स्टेज में भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कितना टाइम दिया जाएगा सर? यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि अब आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है। पहले आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाता था, बट अब 90 जगह की आप कितना कर दिया गया है? 120 मिनट कर दिया गया, यानी कि 2 घंटे कर दिया गया। और इसमें क्या है कि जो भी आपके पास PWBD कैंडिडेट्स है उनके लिए 2 घंटे से बढ़ाकर 160 मिनट कर दिया गया है। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे कितने रहने वाले हैं, पहले अगर CBT 1 की बात करते हैं तो CBT 1 में आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन थे, बट यहाँ पे CBT 2 है और CBT 2 में आपके पास 100 क्वेश्चन से बढ़ाकर 150 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। कितने सर? 150 क्वेश्चन। तो सर ये जो 150 क्वेश्चन है यहाँ पे ऐसा क्या ऐड कर दिया गया है, थोड़ा सा एक नजर डालते हैं CBT 2 के सिलेबस पर। ठीक है, CBT 2 का देखिएगा यहाँ पे CBT 2 में आपके पास जनरल अवेयरनेस, तो देखिएगा जनरल अवेयरनेस आपके पास CBT फर्स्ट में भी आ रहा था तो CBT 2 में भी आ रहा था। टोटल क्वेश्चन 15 रहने वाले हैं, 15 मार्क्स के रहने वाले हैं। उसी तरह से हम बात करते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी आपके पास कितने क्वेश्चन सर? 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, आपके पास 15 मार्क्स के रहने वाले हैं। क्लियर है? बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस के आपके पास 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। उसी तरह से बेसिक ऑफ इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल्स के भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनकी तो इनमें से आपके टोटल कितने क्वेश्चन हुए सर? आपके जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, बेसिक कंप्यूटर और बेसिक एनवायरनमेंट 15 आपके पास 30 हो गए, 30 40 50, यानी कि नॉन टेक का पोर्शंस आपके पास यहाँ पे कितने मार्क्स का रहा है? 50 मार्क्स का रहा है। आगे जो आपके 100 क्वेश्चंस होंगे वो आपके टेक्निकल एबिलिटीज से होंगे। मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल का क्वेश्चंस आएंगे, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल का आएंगे और आपके पास सिविल वालों के लिए सिविल के क्वेश्चंस आएंगे। तो टेक्निकल एबिलिटीज के आपके पास टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। तो अगर हम CBT 2 की बात करते हैं तो CBT 2 में आपके पास एक पार्ट आपका टेक्निकल का रहने वाला है तो दूसरा पार्ट आपके पास नॉन टेक का रहने वाला है। तो नॉन टेक में आपके पास जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस और बी पार्ट में आपके पास टेक्निकल एबिलिटीज रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। अगर यहाँ पे टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं। इसमें भी बिल्कुल वही क्राइटेरिया है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एलिजिबिलिटी वेरियस कैटेगरी। जनरल्स के लिए कम से कम 40% होना चाहिए, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 25। बट डिपेंड करता है कि कट ऑफ आपकी कितनी जाती है, बट इतना स्कोर तो आपका होना ही चाहिए। क्लियर है? अगर सपोज किए कि 100 में से अगर 40% है तो 40% यहाँ पे पास मार्क्स है। अब डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी जाती है। क्लियर है? बट ये याद रखना कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होगा कि सर इतने मार्क्स भी नहीं ले पाएगा तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा और कट ऑफ की रेंज में भी नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी मेड अवेलेबल, और बिल्कुल सही। अगर हम CBT 2 की बात करते हैं तो CBT 2 में आपका कैलकुलेटर अलाउड है। CBT 1 में किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, जबकि CBT 2 में आपका वर्चुअल कैलकुलेटर्स अलाउड है डियर यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमने बात की थी सर आपके CBT 1 और CBT 2 की। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख सकते हैं सिविल के कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो इन्होंने सब्जेक्ट भी मेंशन किए गए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया आपके पास, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फोर्स हो गया आपके पास। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स सिस्टम, कंपोजिशन ऑफ फोर्स, इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, सेंट्रोइडल एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सिंपल मशीन। यानी कि जितना भी आपका बेसिक मैकेनिक्स का पार्ट है वो आपको यहाँ पे कवर करना होगा। उसी तरह से सेकंड सब्जेक्ट की बात करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग कंपोनेंट हो गया, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, लोड बेयरिंग फ्रेम्ड एंड कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स। सिलेबस ज्यादा नहीं है, बहुत ही सिंपल से टॉपिक आपके पास यहाँ पे है। उसी तरह से बिल्डिंग मटेरियल में आ गया, बिल्डिंग मटेरियल में आपका जैसा सीमेंट आ गया, स्टोन आ गया, एग्रीगेट आ गया, टिम्बर आ गया, ब्रिक आ गया, वो सारे के सारे आपके इसमें आ गए। एडिशनल क्या है? एडिशनल है मिसलेनियस मटेरियल, जैसे ग्लास हो गया आपके पास, प्लास्टिक हो गया आपके पास, फाइबर, एल्युमिनियम, स्टील हो गया, गैल्वेनाइज्ड आयरन हो गया, बिट्यूमेनस हो गया, PVC हो गया आपके पास, एक्सेट्रा।
क्लियर है। उसी तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ सबस्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सबस्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं उसका लेआउट हो गया है अर्थवर्क, फाउंडेशन, टाइप ऑफ डिवॉटरिंग, कॉफर डैम, बेरिंग कैपेसिटी एक्सेट्रा। क्लियर है, सब बेसिक पार्ट है आपके पास। उसी तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, तो देखिएगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ सबस्ट्रक्चर और सुपरस्ट्रक्चर दोनों ही पार्ट्स आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर करने होंगे। सुपरस्ट्रक्चर्स में जैसे आपका स्टोन मशीनरी, ब्रिक मशीनरी हो, हॉलो कंक्रीट ब्लॉक हो गया, आपके पास कंपोजिट मशीनरी हो गया, कैविटी वॉल, डोर्स, विंडो, वर्टिकल कम्युनिकेशन, स्टेयर, लिफ्ट एक्सेट्रा। क्लियर है, स्कैफोल्डिंग एंड शोरिंग। क्लियर, बहुत ही कॉमन टॉपिक है। उसी तरह से यहाँ पे कुछ बिल्डिंग फिनिशेस की बात की जा रही है, जैसे आपके फ्लोर्स हो गए आपके पास, ठीक है, वॉल हो गया आपके पास, रूफ्स हो गया, उन सभी के मटेरियल्स के बारे में आपको देखना होगा। बिल्डिंग मेंटेनेंस आप देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्रैक के बारे में, टाइप्स ऑफ रिपेयर के बारे में, टाइप्स ऑफ ग्राउटिंग के बारे में, सेटलमेंट के बारे में, ये सारा आपको कवर होना चाहिए। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं बिल्डिंग ड्राइंग, तो बिल्डिंग ड्राइंग में जैसे आपके टाइप ऑफ लाइन्स हो गए, उनके सिंबल्स के बारे में बताना होगा, प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग हो गया, क्लियर है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, ड्राइंग का प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, साइट प्लान, लोकेशंस, फाउंडेशन प्लान, वर्किंग एक्सेट्रा। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है आपके पास कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी आप जानते ही है, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में यहाँ पे एक पार्ट और भी ऐड किया है, रेडी मिक्स, आरसीसी, प्रीस्ट्रेस, फाइबर, ये सारे कवर करने, यानी कि उन्होंने क्या दिया है आपको, ये टॉपिक दिया है, इन सभी टॉपिक को आपको कवर करना होगा। क्लियर है। सर्वेइंग देख सकते हैं आप, जो भी आप सर्वेइंग स्टडी करते हैं, बट यहाँ पे एक एडिशनल सब्जेक्ट है आपके पास कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, कैड और ऑटोकैड से भी कुछ बेसिक सवाल यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, जिसको आप सॉइल मैकेनिक्स 1 और सॉइल मैकेनिक्स 2 के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसी तरह से हाइड्रोलिक्स भी आ गए यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोलिक्स के यहाँ पे कुछ बेसिक पार्ट्स भी है आपके पास एफएम का, और आपके पास एडवांस फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। उसी तरह से इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गया, हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी कि यहाँ पे सॉम भी आपके पास है। क्लियर है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर मतलब टॉस की बात की जा रही है यहाँ पर आपके पास। उसी तरह से डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स मतलब आपको आरसीसी की बात की जा रही है, तो आरसीसी में आपको यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड का बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, लिमिट स्टेट मेथड, उसका एनालिसिस, सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स, शियर, बॉन्ड, डेवलपमेंट लेंथ, एनालिसिस ऑफ टी बीम, स्लैब, एक्सियली लोडेड, कॉलम्स, फुटिंग, यानी कि पूरा आरसीसी आपको यहाँ पर कवर करना होगा। उसी तरह से डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स भी है, टाइप्स ऑफ सेक्शन के बारे में जानना, ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में जानना, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, आईएस कोड, कनेक्शन, डिजाइन ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर, स्टील रूफ, ट्रस, बीम, कॉलम एक्सेट्रा। क्लियर है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में भी आप देख सकते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में आपके पास यहाँ पर इन्होंने रेलवे इंजीनियरिंग को बोला है, रेलवे इंजीनियरिंग हो गया, उसका अलाइनमेंट आपको गेजेस, पेमेंट वे, रेलवे ट्रैक, ज्योमेट्रिक ब्रांच, ट्रैक स्टेशन, यार्ड्स एक्सेट्रा। क्लियर है, यानी कि यहाँ पर आपको रेलवे के पार्ट्स को कवर करना है। उसी तरह से हाईवे इंजीनियरिंग इन्होंने अलग से मेंशन किया है, हाईवे इंजीनियरिंग में हो गया जैसे रोड इंजीनियरिंग, इन्वेस्टिगेशन, रोड प्रोजेक्ट, ज्योमेट्रिक डिजाइन, हाईवे कंस्ट्रक्शन, रोड पेमेंट मटेरियल्स, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, हिल रोड, ड्रेनेज ऑफ रोड, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ रोड्स। क्लियर है। और लास्ट में है आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे स्टडी करने हैं, अब मैं आपको इनका कंक्लूजन बताता हूँ, ठीक है। हालांकि यहाँ पे तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ से तो हमें पता ही नहीं लग रहा है कि सर हमें कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे टेक्निकल के। अभी टेक्निकल की वैसे बात नहीं की जा रही है, हालांकि आपको यहाँ पे नॉन टेक के पार्ट को भी फोकस करना है, बट अगर मैं सिविल के सिलेबस की बात करता हूँ तो सिविल के सिलेबस में सबसे पहला आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होना चाहिए वो आपका कंस्ट्रक्शन का पार्ट होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में देखिएगा आप, कंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल की स्टडी करोगे, मटेरियल में जो भी आप मटेरियल कवर करते हैं, जैसे आपका एग्रीगेट हो गया, आपका कॉन्क्रीट हो गया, आपका स्टोन, ब्रिक हो गया, ब्रिक मशीनरी हो गया, स्टोन मशीनरी हो गया, इन सभी को के साथ साथ आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस को भी डिस्कस करना है। कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस के अलावा आपके पास हो गया जैसे स्ट्रक्चर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक सुपर स्ट्रक्चर होता है, एक सब स्ट्रक्चर होता है। तो सुपर स्ट्रक्चर्स के जितने भी पार्ट्स हैं और सब स्ट्रक्चर्स के उन सभी पार्ट्स को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। सर्विंग आप पढ़ते ही हो, बिल्कुल उसी वे में आपको कवर करना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आपको वही कवर करना जो आप गेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज या स्टेट एजे की तैयारी कर रहे हो, तो वही आपको वहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, आरसीसी हो गया, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसी तरह से थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आपके पास हो गया, जियोमेटिक्स हो गया, आपके जियोमेटिक्स मतलब सर्वेइंग हो गया आपके पास, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया हमारे पास,
क्लियर है। तो अगर देखा जाए वही जो हम कॉमन सिलेबस हम स्टडी करते हैं, किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हैं, तो आरआरबी में भी वही सब्जेक्ट्स आपको फोकस किए जाते हैं। बट ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन वाले सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और इसके अलावा जो आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है, रेलवे इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, उस पर थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है डियर। क्लियर है। तो ये था हमारे पास एक एग्जाम पैटर्न्स के बारे में जहाँ समझा, और यहाँ पे हमने सिलेबस की एनालिसिस भी देख ली है। हालांकि अभी सीबीटी 2 को आपको टारगेट नहीं करना है, बट यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जो पहले से यहाँ पर एसएससी जेई के सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको लग रहा होगा कि सर हम आरआरबी जेई के सीबीटी 2 की भी साथ साथ तैयारी करें, तो बहुत अच्छा है। बट मेरा मानना यह है कि अगर आप अभी फ्रेशर हो तो अभी आपको सिर्फ सीबीटी 1 को टारगेट करना चाहिए। क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डियर तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।